बोडो समुदाय की कहानी दशकों तक जमीन और पहचान के लिए लड़ी गई एक लड़ाई की कहानी रही है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर लड़ाई का मैदान ही पूरी तरह से बदल जाए। आज हम देखेंगे कि कैसे बोडो समुदाय की लड़ाई सड़कों से निकलकर स्क्रीन पर आ गई है। ये एक नई लड़ाई है, डिजिटल दुनिया में अपने अस्तित्व को बचाए रखने की। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि अब कंट्रोल पारंपरिक नेताओं के हाथों से निकलकर सीधा युवाओं के पास आ गया है। वो अब मेन स्ट्रीम मीडिया को बाईपास कर रहे हैं, वही मीडिया जो अक्सर उनकी गलत तस्वीर दिखाता था। अब वो अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। वो अब सिर्फ खबर का हिस्सा नहीं है, वो खुद खबर बना रहे हैं। देखिए, एक तरफ है मेगाफोन, सड़कों पर होने वाले विरोध और राजनीतिक आंदोलनों का एक पावरफुल सिंबल, और दूसरी तरफ है स्मार्टफोन, जो आज बोडो पहचान की अभिव्यक्ति का, उनकी आवाज का सबसे मजबूत जरिया बन गया है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं है, नहीं, ये एक पूरी पीढ़ी की सोच में आया जबरदस्त बदलाव है। तो सवाल ये है कि संघर्ष से स्क्रीन तक का ये सफर आखिर तय कैसे हुआ। अपनी पहचान की जो लड़ाई थी वो अब एक बिल्कुल नई दुनिया में लड़ी जा रही है। सोशल मीडिया और एआई ये अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये वो नए मैदान हैं, वो नए रण क्षेत्र हैं जहां आज की बोडो पहचान को गढ़ा जा रहा है और उसे बचाया भी जा रहा है। इस पूरी क्रांति की जो शुरुआत हुई ना, वो एक डिजिटल जागरण से हुई। सस्ते इंटरनेट और स्मार्टफोन ने खासकर बोडो युवाओं के बीच एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने देखते ही देखते सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, एक वक्त था जब युवा अपनी आवाज उठाने के लिए छात्र संघों और रैलियों पर निर्भर थे, और आज वो अपने फोन से ही सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं, बहस कर रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ कहने भर का नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। तो इस जागरण के पीछे की वजह क्या थी? अच्छा, सबसे पहले तो आया जियो इफेक्ट, जिसकी वजह से मोबाइल डेटा इतना सस्ता हो गया कि इंटरनेट हर हाथ में पहुंच गया। इसने युवाओं को वो ताकत दी कि वो ट्रेडिशनल मीडिया के गेटकीपर्स को बाईपास कर सकें। मतलब अब वो सिर्फ खबरों का एक टॉपिक नहीं थे, बल्कि अपनी कहानी खुद कहने वाले कंटेंट क्रिएटर बन रहे थे। और हाँ, इसी की वजह से दुनिया भर में फैले बोडो समुदाय के लोग एक दूसरे से जुड़ पाए। और ये कहानी सिर्फ प्रोडक्ट्स तक ही सीमित नहीं है, अब तो बोडो यूट्यूबर्स की एक पूरी नई फौज खड़ी हो रही है। और ये लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं, राजा खुंगुर डिजिटल कमाई के तरीके सिखा रहे हैं। सिफुंग द मेलोडी वो कॉमेडी के जरिए समाज के मुश्किल मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और अल्बाइन बोडो तो अमेरिका में बैठकर पूरी दुनिया को बोडो भाषा सिखा रही हैं। ये सब मिलकर अपनी कम्युनिटी की कहानी को दुनिया के सामने एक बिल्कुल नए अंदाज में रख रहे हैं। और ये एक बहुत ही गहरा, एक मनोवैज्ञानिक बदलाव है। अब समुदाय किसी और का इंतजार नहीं करता कि कोई आएगा और उनकी कहानी बताएगा। नहीं, वो खुद अपनी कहानी कह रहे हैं, अपने नजरिए से और अपनी शर्तों पर। उनकी पहचान अब लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स में भी बन रही है। इसका असर ये हुआ है कि फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स बोडो समुदाय के लिए एक तरह से नए चौपाल या पब्लिक स्क्वायर बन गए हैं। ये सिर्फ मनोरंजन की जगह नहीं है, बल्कि ये वो डिजिटल म्यूजियम है जहां कल्चर को जिंदा रखा जा रहा है और पहचान को एक नया रूप दिया जा रहा है। और यहीं पर साइबर एथनिसिटी या साइबर जातीयता का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है। अब ये है क्या? आसान भाषा में ये ऑनलाइन अपनी बोडो पहचान को दिखाने और उसे मजबूत करने का एक तरीका है। इसमें परंपरा को डिजिटल ट्रेंड्स के साथ मिला दिया जाता है। जैसे उनका पारंपरिक आरोनाई स्कार्फ, वो अब सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि एक हैशटैग है, एक इंस्टाग्राम फिल्टर है और डिजिटल गौरव का प्रतीक बन चुका है। अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का ये एक बहुत ही मॉडर्न तरीका है। और दिलचस्प बात ये है कि इस डिजिटल बदलाव के बहुत ठोस आर्थिक फायदे भी हो रहे हैं। एफ कॉमर्स यानी फेसबुक कॉमर्स का जबरदस्त उदय हो रहा है। छोटे छोटे उद्यमी, खासकर जो पारंपरिक कपड़े या हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, वो अब बिचौलियों को हटाकर सीधे फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, जरा ये सुनिए। एक महिला उद्यमी जो पहले सिर्फ अपने लोकल बाजार तक ही सीमित थी, आज अपने फोन के दम पर बेंगलोर और यहाँ तक कि यूके में बैठे ग्राहकों को अपना सामान बेच रही है। ये आर्थिक सशक्तिकरण की एक जीती जागती पावरफुल कहानी है। और ये कोई एक अकेली कहानी नहीं है। सोशल मीडिया खासतौर पर बोडो महिलाओं के लिए सालों पुरानी पितृसत्तात्मक बाधाओं को तोड़ रहा है। वो घर बैठे अपना कारोबार चला रही हैं, आर्थिक रूप से आजाद हो रही हैं और डिजिटल सिस्टरहुड बना रही हैं।
जहां वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है। और तो और थेंगफाकरी डिजिटल एम्पावरमेंट प्रोग्राम जैसी पहलें इस ताकत को और भी बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक लेकिन है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक नया और कहीं ज्यादा मुश्किल सवाल सिर उठा रहा है। क्या होता है जब डिजिटल दुनिया समुदाय की तैयारी से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ जाती है? अब हम आते हैं शायद अब तक की सबसे बड़ी चुनौती पर, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी की अगली वेव नहीं है, नहीं, ये बोडो समुदाय के भविष्य के लिए उनके अस्तित्व का सवाल है। एक ऐसा सवाल जो सबसे बड़ा खतरा भी है और शायद सबसे बड़ा मौका भी। यहाँ जो सबसे बड़ा खतरा है उसे कहते हैं भाषाई डिजिटल विलुप्ति। चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। अगर एआई ने बोडो भाषा नहीं सीखी तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनने के लिए अपनी ही भाषा छोड़नी पड़ेगी। सोचिए, ये एक तरह का डिजिटल कॉलोनियलिज्म होगा जहां आपकी भाषा ही गुलाम बन जाएगी। तो सवाल ये है कि एआई बोडो भाषा क्यों नहीं सीख पा रहा? वेल, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, इंटरनेट पर बोडो भाषा में डेटा ही बहुत कम है। दूसरा, उनका ज्यादातर साहित्य और ज्ञान वो सब ऑफलाइन है, किताबों और कहानियों में कैद है। और तीसरा, बोडो भाषा की जो बनावट है, उसका ग्रामर वो काफी जटिल है, जिसे आज के स्टैंडर्ड एआई मॉडल आसानी से पकड़ नहीं पाते। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसी खतरे में एक बहुत बड़ा मौका भी छिपा है। अगर इस एआई गैप को किसी तरह भर दिया जाए तो बोडोलैंड की इकोनॉमी में, खासकर खेती और पर्यावरण बचाने जैसे क्षेत्रों में एक क्रांति आ सकती है। जरा कल्पना कीजिए, एआई वाले ड्रोन खेतों के ऊपर उड़ रहे हैं और कीड़ों का पता लगाकर फसलों को बचा रहे हैं। मानस नेशनल पार्क के घने जंगलों में स्मार्ट कैमरे शिकारियों पर 24 घंटे नजर रख रहे हैं, और एक एआई सिस्टम जंगली हाथियों के झुंड के आने से बहुत पहले ही गांवों को अलर्ट भेज रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये सब कुछ मुमकिन है। और इस समस्या की जड़ यहाँ है। बोडोलैंड में एक नए तरह का डिजिटल डिवाइड पैदा हो रहा है। ये डिवाइड अब उनके बीच नहीं है जिनके पास इंटरनेट है और जिनके पास नहीं है, नहीं, बल्कि ये डिवाइड अब उनके बीच है जो सिर्फ कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वीडियो देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, और उनके बीच जो डिजिटल भविष्य को बनाने का हुनर रखते हैं, यानी कोडिंग करना, नई टेक्नोलॉजी बनाना और उसे समझना। और ये फासला जमीन पर साफ साफ नजर आता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो आसमान छू रहा है, लेकिन जब बात कोडिंग और एआई को समझने की आती है तो ये लेवल खतरनाक रूप से नीचे है। टेक्नोलॉजी को सिर्फ इस्तेमाल करना एक बात है और उसे बनाना और कंट्रोल करना बिल्कुल दूसरी, और इन दोनों में एक बहुत बड़ी खाई है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस एआई गैप को भरा कैसे जाए और एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य कैसे बनाया जाए। यहीं पर समुदाय की अपनी पहलें सामने आती हैं, जिनका लक्ष्य है एक डिजिटल राष्ट्र का निर्माण करना। तो किसी एआई को बोडो भाषा कैसे सिखाई जाए? सोचिए, ये बिल्कुल एक बच्चे को भाषा सिखाने जैसा है। सबसे पहले आपको उसे पढ़ने के लिए बहुत सारी सामग्री देनी होगी, डिजिटल किताबें, अखबार, लेख। इसे कॉर्पस कलेक्शन कहते हैं। फिर उसे शब्दों को पहचानना और उनके टुकड़े करना सिखाना होगा ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। और आखिर में उसे बोलना और सुनना सिखाना होगा, जिसके लिए बहुत सारे लोगों की आवाज रिकॉर्ड की जाती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए किसी को कोडर या इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है। हर कोई बोडो डेटा कॉमन्स बनाने में मदद कर सकता है। भारत सरकार के प्रोजेक्ट भाषिणी में योगदान देकर, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज रिकॉर्ड करके, या बस ऑनलाइन कहीं कोई अनुवाद की गलती दिखे तो उसे सुधार कर भी एक बहुत बड़ा फर्क लाया जा सकता है। भविष्य का प्लान तो और भी महत्वाकांक्षी है। 2030 तक डिजिटल संप्रभुता यानी डिजिटल ऑटोनॉमी हासिल करने के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार है। इसमें अपना खुद का सॉवरेन बोडो एआई बनाना, ऑनलाइन फेक न्यूज से लड़ने के लिए एक साइबर सिविल डिफेंस तैयार करना और रिमोट वर्क को बढ़ावा देने वाली एक सिलिकॉन फुटहिल्स इकोनॉमी बनाना शामिल है। ये सच में एक बहुत ही दूर की सोच रखने वाला प्लान है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। 21वीं सदी में अगर कोई संस्कृति डिजिटल नहीं है, अगर वो इंटरनेट पर एआई की दुनिया में मौजूद नहीं है, तो क्या इस ग्लोबल दुनिया में उसका कोई वजूद है? बोडो समुदाय का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब पर टिका है।